जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हब पर। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की क्लास में अगली कड़ी में आज फिर से हम आप देखते हैं। प्रैक्टिस की क्लास में अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड है। यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम आप थोड़ा स्पीड और धैर्य बनाकर देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार हो तो उस महीने के 27वें दिन कौन सा वार होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे हम आप। तीसरा दिन का मतलब है 3 तारीख। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे, 3 तारीख को दिया गया है यहाँ पर शुक्रवार। तो जब 3 तारीख को शुक्रवार दिया गया है और पूछ रहा है उसी महीने की 27 तारीख को, यानी 27, तो 3 और 27 का सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे, अंतर। तो 27 और 3 में 24 का अंतर। ठीक, आप ध्यान देंगे जब हमें दिन ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम अंतर में 7 से भाग देते हैं। 7 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि टोटल दिनों के प्रकार जो होते हैं वो 7 होते हैं। अब 7 से जब हम भाग देंगे तो अधिकतम बार ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 7 त्रिक 21, 21 3 24, कितना रिमाइंडर बच गया? 3। तो जब रिमाइंडर 3 बच गया तो अब हमको ध्यान देना है कि जो दी गई तारीख है उससे पूछी गई तारीख आगे है या पीछे है। यदि आगे है तो रिमाइंडर को जोड़ना है, पीछे है तो रिमाइंडर को घटाना है। अब आप ध्यान देंगे, तीसरा दिन दिया गया, 27वां दिन पूछा गया, नहीं आगे है, इसलिए शुक्रवार में 3 दिन हम ऐड कर देंगे। शुक्रवार से 3 दिन आगे जाएंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में भिन्न विकल्प छाटिए। भिन्न मतलब जो अलग हो सबसे। अब ध्यान देंगे हम अलग क्या है इसमें। जैसे 283, 257, 177, 193। अब आप ध्यान देंगे भिन्न छाटने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे संख्याओं का वर्ग दिया गया होता है, संख्याओं का घन दिया गया होता है, संख्याओं में विषम संख्या सम संख्या दी गई होती है। इस प्रकार से आप विविध प्रकार के दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन से प्रकार का सवाल है। 283 एक अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से नहीं कटेगी। 257 भी अभाज्य संख्या है। 193 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 177 भाज्य संख्या है। ये 3 से भी कटेगी और 3 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे भी कट जाएगी। ठीक, इस प्रकार से 177 भिन्न है, ये भाज्य है और सब अभाज्य संख्या है। ये सब के सब अभाज्य हैं, जबकि ये भाज्य है इसलिए भिन्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न में ध्यान देंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप कैसा है? समान है। ये सब की पॉइंट हैं प्रश्न की। तो प्रश्नानुसार परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा यानी a। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r का मान होता है यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या 7 बराबर 4 गुणे भुजा यानी a। 7 से 7 कैंसिल, गुणा में 4 है इधर आएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 22/4 बराबर में a बच गया। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 22 कट जाएगा 11, आता है a बराबर 11। a यानी वर्ग की भुजा। तो जब वर्ग की भुजा 11 आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू 11 और 11 का स्क्वायर 121। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह हर एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। अब आप ध्यान देंगे, सिख
ईसाई, भारतीय, कौन सी आकृति लिया जाए जिससे ये सभी आकृतियाँ सही उचित शब्दों का संबंध दर्शा सकें। ठीक, ध्यान दें। सिख ईसाई नहीं हो सकता, ईसाई सिख नहीं हो सकता, चूँकि धर्म है, एक व्यक्ति दो दो धर्म एक साथ नहीं मान सकता। ठीक, अब लेकिन भारत में सिख भी हैं और भारत में ईसाई भी हैं, और यह जरूरी नहीं है कि जितने भी भारतीय हैं वो सिख और ईसाई हैं। इसलिए आप देखेंगे, अगर हम इसको भारत मान लें, एक को सिख मान लें, एक को ईसाई मान लें, अब आप ध्यान दें, ये भारत हो गया। भारत में इतने भारत क्या हो गए, भारतीय ईसाई हो गए, इतने भारतीय सिख हो गए। अब जरूरी नहीं है कि जितने ईसाई हैं सब भारत में ही हों, इसलिए ये ईसाई भारत में नहीं है। जरूरी यह भी नहीं है कि जितने सिख हैं सब भारतीय हों, इसलिए ये इतने सिख भारत से बाहर हैं। अब जरूरी नहीं है जितने भारत में हैं सब सिख और ईसाई ही हों, इसलिए इसमें से इतना हिस्सा देखेंगे तो ये सिख और ईसाई से हट के है, अतः विकल्प भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। मतलब विकल्प में एक कार्य ऐसा है जिसको वह नहीं कर सकता है या नहीं करेगा, अन्य उसके लिए करने की ज़रूरत है। जैसे पहला विकल्प, पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना। हाँ, तो पार्किंग स्थान है तो निश्चित है कि पार्क करना ही है बिना चिंता किए, चूँकि पार्किंग स्थान ही। बी पर आइए, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना। रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना। चलिए अगला विकल्प देखिए, थोड़ा सा ही लग रहा है। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। हाँ ठीक है, मानव जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अगला है, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करे। ध्यान दें, अगर वह एम्बुलेंस चालक है तो ऑफ ड्यूटी पर ना उसको आपातकालीन रोशनी का प्रयोग करना चाहिए, ना तो सायरन के साथ ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी समाप्त है। इसलिए विकल्प डी ज़्यादा उचित है, यह कार्य उसको नहीं करना चाहिए। ठीक, उम्मीद है समझ में आया हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ध्यान देंगे, ये सब फैक्ट प्रश्न, आपको इनको याद करना है, किसी प्रकार की समझने की ज़रूरत नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा है। ध्यान देंगे, सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा है। तो सांप्रदायिक हिंसा जो होती है वो सामूहिक हिंसा के अंतर्गत आती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करें। ध्यान देंगे, आप मान लीजिए आप पुलिस हैं और आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई, लेकिन अगले जिसकी पारी है वह नहीं आया। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ड्यूटी पर बने रहेंगे। दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर दें। तो ध्यान दीजिए, पुलिस में अगर आप, ईश्वर करे आप जल्दी भर्ती हो जाएं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगला अगर कर्मचारी नहीं आया है तब तक आप ड्यूटी पर बने रहेंगे। ठीक, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, आपको ड्यूटी पर बने रहना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। ध्यान देंगे, अगर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है और आप एक पुलिस हैं तो आपको वहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, सख्त नहीं रहना है, निरंकुश नहीं रहना है,
सतर्क रहना है। ठीक, सतर्क रहना है यदि आप पुलिस हैं तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सशस्त्र बल के सभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में हैं, उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर में चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए या क्या करेंगे? ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको चोट लग गई आप तुरंत लाठी चार्ज शुरू कर देंगे, ये गलत बात। तुरंत गोली चलाने का आदेश देंगे, ये भी गलत बात। ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे, ये तो कामचोरी है आपकी। ऑप्शन डी है सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन उचित लग रहा है। आप सहनशीलता का परिचय देंगे और पार्टी प्रभारी बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को, तब आप अस्पताल जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, वर्ग क के हिस्ट्री सीटर की निगरानी कितने दिनों में बंद की जाती है? वर्ग क के हिस्ट्री सीटर, ध्यान देना है मैटर क्या है। तो क के हिस्ट्री सीटर की निगरानी जो होती है कितने दिनों में बंद की जाती है? तो इनकी निगरानी जो है कम से कम 2 वर्ष तक चलती है, इसके बाद बंद कर दी जाती है। ठीक, कोई हिस्ट्री सीटर है तो निगरानी उसकी 2 वर्ष तक चलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के आदेश किस पैरा में दिए गए हैं? ध्यान दीजिए, ये फैक्ट प्रश्न है, ये सब पुलिस में आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाएगा। किस पैरा में? तो ये पैरा नंबर 70 है। इस 70 नंबर में आपको भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के नियम कानून बताए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का नियंत्रण पहला है, दूसरा है सीमा पर पुलिस से सहयोग, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद, चौथा उपरोक्त सभी। तो इंटरपोल संगठन इनमें से सभी प्रकार की कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, आप क्या करेंगे? सोचिए, आप एक पुलिस हैं और आपका रिश्तेदार का पुत्र है, किसी अपराध में आपने गिरफ्तार किया, तो आप उसके प्रति क्या कार्रवाई करेंगे? उसे तुरंत छोड़ देंगे, गलत बात है। उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे, ये भी गलत बात है। उसे छोड़ेंगे नहीं, संभावना लग रही है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं लग रही है कानूनी रूप से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उचित रूप से कानूनी कार्रवाई किसी भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो निम्न में से उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ध्यान दीजिए, अगर नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो किस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है उसके प्रति? बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, प्रतिषेध ये भी नहीं, अधिकार परीक्षा ये भी नहीं, परमादेश, क्योंकि नगर पालिका जो है वो सार्वजनिक स्थान है और बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा ये सब पर्सनल राइट्स हैं, इसलिए आप ऑप्शन डी पर जाएंगे, परमादेश जारी किया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, ऐसे ही लगे रहिए हमारे साथ और अपनी परीक्षा को सफल बनाइए और इसी वर्ष आप नौकरी लीजिए ताकि घर वाले भी आपके खुश हो जाएं और आप भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। जय हिंद साथियों।